Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 political theory chapter 9 peace part 2। तो अब हम बात कर रहे थे कि हमें पीस को कैसे ऑनगोइंग रखना है और कैसे एलिमिनेट करना है वायलेंस को अपनी नेचुरल लाइफ में। तो देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमेशा पढ़ा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। तो देखो संयुक्त राष्ट्र है जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, ये शिक्षा के योग में साइंटिफिक जिसको हम वैज्ञानिक बोलते हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सांस्कृतिक संगठन की उचित टिप्पणी दी है कि देखो सिंस वार बिगेन इन द माइंड ऑफ मैन, इट इज़ इन द माइंड ऑफ मैन दैट द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब ये है क्योंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। इस तरह प्रयास के लिए करुणा जैसे बुनियाद सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने गौर किया है कि हिंसा का प्रारंभ महज किसी भी व्यक्ति के दिमाग से नहीं होता, जबकि उसके जुड़े सामाजिक संरचनाओं से होता है। तो जैसा आप बोएंगे वैसा आप फल पाएंगे, ये हमेशा हमने सुना है। तो जैसे रूट्स रहेंगे हमारे सोशल स्ट्रक्चर के, वैसे ही तो लोग बढ़ेंगे। अगर बच्चों में हम नेगेटिविटी डालें, घृणा डालें, तो उनके अंदर घृणा ही रहेगी। लेकिन अगर हम बच्चों को समझाएं, उनके अंदर पॉजिटिविटी डालें, तो उनके अंदर हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। तो ऐसे ही समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती। शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकता अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम इसका एक ब्रॉडन टर्म भी जान सकते हैं, कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकता है? तो देखो अक्सर ये दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी ये शांति लाने की अपरिय परवशताएं भी होती हैं। तो ये भी हम मान सकते हैं, देखो कि कुछ लोग अगर हम कहें तानाशाही होते हैं या काउंटर रेवोल्यूशनरी रहते, प्लॉट करते हैं लोगों के खिलाफ। तो हमने हमेशा देखा है कि ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से ही आती जा रही हैं। तो शांतिवादी का एक तरीके का मकसद है कि लड़ाकों की क्षमता को कम करना। मतलब जो प्रतिरोध कर रहा है या जो लड़ रहा है, जो एक तरीके से लोगों को मिस कंडक्ट करवा रहा है, ख़राब नॉलेज दे रहा है और नेगेटिविटी फैला रहा है, तो हम उसको रोकें, उसको उसका सेल्फ डिफीट कम करें, तभी शांति रुक सकती है। तो अगर इसका मतलब ये नहीं कि हम डेथ और डिस्ट्रक्शन ही करें, पैसिफिस्ट भी हो सकते हैं हम। तो ये सुप्रीम वैल्यू है, एक मॉरल है जो अगेंस्ट वायलेंस के एक अटैक करता है, टू फाइट ऑपरेशन। तो अगर हमारा मकसद ये नहीं है कि हिंसा को बढ़ाना है और ये सब करना है, बल्कि हमें प्रमुख तरीका भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग एक प्रमुख उदाहरण है ना। तो इसमें भारतीयों ने क्या करा था, न्याय के आधार पर सच और न्याय, ट्रुथ और नॉन वायलेंस को उपयोग करा था और अपने शासकों को इसकी आवाज़ दी थी, क्योंकि भारत उस समय बहुत गरीब देश था। गांधी जी ये जानते थे कि लड़के अंग्रेजों से कुछ नहीं होना, क्योंकि उनके पास वेपन है, ताकत है, पावर है, इंडिया के पास कुछ नहीं है। तो सिर्फ ट्रुथ, पीस, वो नॉन वायलेंस से ही हमने ये जंग जीती, हमने फ्रीडम कैप्चर करा, जिसको हम क्या कहते हैं, सत्याग्रह है। और ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट बनी, जिसको विश्व ने देखा। इसमें गांधी जी ने स्टैंड लिया न्याय के लिए, अपील करा ब्रिटिश रूलर्स के कि आप हमारे पूरी तरीके से हमारे देश को मुक्त करो। तो मजबूरी का नाम हम कहते हैं महात्मा गांधी। तो ये एक तरीके का हम स्लोगन दे देते हैं, पर महात्मा गांधी ने अगर उस समय नहीं होती और देश के लिए नहीं करते, तो आज भी तो a leader must be a leader who can stand for a country, who can inspire the country and who can carry out the development of a particular country। फिर हमने मार्टिन लूथर किंग का भी सिंपल ही देखा था, ब्लैक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है। फिर अगर है पीस एंड द स्टेट की शांति और उसकी जगह, तो देखो हमने हमेशा देखा डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड होता है।
तो अक्सर तर्क दिया जाता है कि हर राज्य अपने में ही पूर्ण शासित है, स्वतंत्रता है, इकाई है और अपने हाथों में केवल अपनी काम ही रखता है। तो शांति का अनुसरण ये नहीं है कि आप अपने ही राज्य के बारे में देखो और दूसरे राज्य की चिंता नहीं करो। हमें अपने राज्य को भी देखना है और दुनिया को भी देखना है। तो आजकल हम देखते हैं कि हर राज्य एक अपना एक लीगल वो फ्रेमवर्क लगा रहा है। अपनी जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, मराठियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही, गुजरात में गुजरातियों को दी जा रही है, बंगाल में बंगालियों को दी जा रही है। तो ये इंडिया एक बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है वेयर एवरी रिलीजन इज इक्वल। तो आप कोई भी चीज़ को डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते हो। तो हर किसी का स्ट्रगल रहा है इसके इंडिपेंडेंस में और हर किसी की डिफरेंट अप्रोचेज रही हैं इसके अंग में। तो हम रंग भेद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जो दक्षिण अफ्रीका में भी हुआ और वर्षों से राजनीतिक सफलता का एक बहुत बड़ा प्रमुख उपाय है कि इक्वालिटी शुड बी गिवन टू ऑल। तो अगर अब हम देखें नेक्स्ट टॉपिक, तो हम ये देखते हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू द परसुएट ऑफ पीस, शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। तो देखो, शांति स्थापित करने के, बनाए रखने के लिए विभिन्न राजनीतियाँ अपनाई जाती हैं। इन राजनीतियों को अक्सर हम देखते हैं कि दोनों ने तीन प्रमुख दृष्टिकोण ने मदद पहुंचाई है। पहला तरीका है कि राष्ट्र को केंद्रीय स्थान देता है उसकी सुप्रीमता के आधार पे, और हमने हमेशा देखा है सत्य मानता है। तो द फर्स्ट अप्रोच शुड बी द स्टेट रिस्पेक्ट ऑफ द सॉवर्जिनिटी एंड ट्रीट कंपटीशन अमंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। The main concern is with proper management of the constitution and the containment of the possible conflict. ये होता है बैलेंस ऑफ पावर, और ये हमने 19th सेंचुरी में भी देखा है कि हमेशा बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। पावर शुड बी डिवाइडेड इन ऑल स्पीयर्स, ताकि एक अकेले मोनोपोली नहीं चले। जैसे हमने चाइना में देखा है, एक ही किंगडम, एक ही आर्मी, एक ही मिलिट्री रूल, तो ये ना हो। तो पावर शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम द सेंट्रल टू द स्टेट टू द लेजिस्लेटिव, और ये हमारी कंट्री में देखा जाता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इंडिया इज़ अ मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और आर्थिक सहयोग में भी हमने ये देखा है कि जितने भी रेखांकित करे गए हैं जो भी चित्र, की अपेक्षा ये रहती है कि सहयोग राष्ट्र का हो, निर्माण हो, राष्ट्र समझदारी हो, प्रोत्साहित हो और शांति की बेहतर संभावनाएं बढ़ सकें। तो शांति के लिए यूनिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये हमने देखा हमेशा ह्यूमन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में। तो the seed such a community are found in the expanding interaction and coordination across state boundary which involve non-government actors। तो हमने जितना भी देखा है क्रिएशन, कंडक्ट, वर्ल्ड पीस के दौरान भी, कि राष्ट्र और मानव इतिहास सबसे बड़ा एक गारंटी माने जाती है, एक मानचित्र बनता है जो हमारे राज्य को जोड़े, एकाग्रित करे और लोगों को एक दूसरे के लिए भावना जताए। तो अगर हम राष्ट्र से पहले ही अगर हम घट जाएंगे, हम ये सोचे सिक्योरिटी काउंसिल रहे, मेंबरशिप रहे, वेटो पावर रहे, तो इसके लिए हमें वैसा एक आधार, एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इस प्लेटफॉर्म के अधिनियम पे काम करे। फिर इसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। तो देखो, यूएनओ हैड सेवरल नोट वर्दी अचीवमेंट ऑफ दिस क्रेडिट। तो यूएनओ ने बहुत काम करा है में, और संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारी शांति के खतरों और जहाँ पर भी वार होने होते वहाँ यूनाइटेड नेशन मदद करता है रोकने के लिए। तो अगर कोई नेशन अपना डोमिनेंट रूल दिखाए, जैसे हमने हमेशा अमेरिका में देखा है, तो इनके दबंग राष्ट्रों को भी नीचा कर देता है यूएन कि आप रुकिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं भी देखता है, ये एक धारणा का आधार है। तो इसके लिए सीधे सैनिक कार्रवाई या बम गिराने की ज़रूरत या कब्जा करने की ज़रूरत नहीं होती है। पीस ट्रीटीज कैन बी हेल्पफुल इन कैरिंग आउट अ स्पेसिफिकेशन एंड पीस हेल्प इन जनरेटिंग द नेशनल कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स। तो अगर हम देखें पैसिफिकेशन, तो ये अपोजिशन ऑफ वार और वायलेंस का मीन्स होता है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। तो देखो, शांतिवाद विवादों को सुलझाने का औजार और बेहतर युद्ध या हिंसा की वजह शांति का उपदेश देता है।
इसमें विचारों की अनेक छवियां शामिल हैं। इसके दायरे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए, या किसी भी हालत को हिंसा और ताकत में इस्तेमाल करने के पूर्ण हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो शांतिवाद सिद्धांतों पर भी आधारित हो सकता है। ये एक व्यवहारिकता भी है। सिद्धांत शांतिवाद का जन्म इसलिए भी हुआ है कि यह युद्ध को रोक सके, वायलेंस को रोक सके, सकारात्मक सोच बढ़ा सके। हिंसा या किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नैतिक रूप से गलत है। तो अगर हम देखें कि व्यवहारिक शांतिवाद ऐसा किसी चरण सिद्धांत का अनुसरण नहीं है, तो यह मानता है कि विवाद का समाधान में युद्ध से बेहतर तरीका है समझौता करना या समझना, जो सिर्फ हमें एक शांति ही दे सकता है। तो युद्ध से बचने के लिए हमें लोगों को एकजुट करना है, लोगों को सलाह समझौता का एक मशवरा देना है। तो कुछ लोग सलाह समझौता कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, और जो नहीं करते तो इन विरोधियों को भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राष्ट्र, राज्य और सैनिक संस्थाओं में भी ये देखा गया है कि नॉन वायलेंट इज़ एक्सेप्टेबल। तो हमें ये ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू कीप पीस ट्रीटी कैपेबिलिटीज़, पीस ट्रीटी कैपेसिटीज़ फॉर द नेशन। तो अगर हम ये भी देखें कि यूएस जैसे अफ़गानिस्तान ईरान पे कैप्चर करती है, लोगों को वार में लोगों को मारती है, टेररिज्म अफेक्ट करवा रही है, हार्ड हैंडलिंग कर रही है। और जब ये भी हमने देखा कि एक ऐसा मिसकैर हुआ था 1911 में, जो कि आज तक याद है, कि 11 सितंबर 2001 में, जहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को इस्लामिक लोगों ने मिलिट्री एड की तरह यूएसए में जो 2 टावर्स थे ट्रेड सेंटर के, उनको एकदम से मिसाइल गिरा के तोड़ दिया था। तो ये भी हमने देखा कि कैसे जेनोसाइड हो रहे हैं रवांडो में, लोगों को, ग्रुप को, काले लोगों को मारा जा रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ देख रहे हैं कि हम किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा जा रहा है उन लोगों को। तो ये भी बहुत बड़ा कवरेज है यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग ट्रीटी ऑपरेशंस लगाने का रुआंडा में, और ये बहुत ज़रूरी है। तो देखो, शांति का मतलब यह नहीं है कि शांति एक ही सिद्धांत है। या हमने हमेशा देखा है कि वर्ल्ड वार 2 में किस तरीके से जापान, कोस्टारिका में मिलिट्री ख़त्म कर दिया गया एक देश को। और हमने हमेशा देखा है लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई जोन फाइटिंग की रहती है। और 1991 से भी हम यही सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो देखो, शांति का मतलब ये नहीं है कि एक चूका सिद्धांत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और इन सब देशों ने भी ये महसूस करा कि अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन बनना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं, तो ये यूनाइटेड नेशन रिजॉल्व करने की पूरी ताकत रखता है। और हमने 1991 से देखा है, जब से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो ये भी एक तरीके का यूनाइटेड नेशन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में उमड़ के वापस आ रहा है। तो देखो, सुपर पावर जो भी हों, तो बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, लोकप्रियता इनकी बहुत है, पर शांति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शांति ही एक ऐसा फॉस्टर न्यूमरस है जो आज हमारे लोगों को एक दूसरे के लड़ने से रोक सकता है। और इसमें सब लोग शांत हैं, और शांति में सब बड़े बड़े लोग भी शांत हैं, जैसे वैज्ञानिक हैं, शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, पुजारी लोग हैं, राजनेता हैं, मजदूर हैं, ये सब है। महिला शक्तिकरण की बात होती है यहाँ पर, पर्यावरण सुरक्षा की बात होती है। तो मानव संसाधन में, तो ये आंदोलन में हमें ये पता चलता है, शांति अध्ययन नामक ज्ञान ही है, और एक नई शाखा भी है। और इंटरनेट जब से आ गया, एक ऑब्स्टिकल आ गया, एक डायमेंशन बढ़ा लिया लोगों का परस्यूट ऑफ पीस के बारे में, ह्यूमन वेलबींग फ्लॉरिश होने लगा। ये एक तरीके का पाथ जनरेट कर रहा है टू रिमूव देम फ्रॉम यूजिंग इनडिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। तो ये एथनल ग्रुप भी रिस्की है। एक तरीके का जो जेनोसाइड, टेररिज्म, टोटल वार ब्लर हो रहा है, ये रोकना सिर्फ पॉलिटिकल एक्शन से ही नहीं काम होगा, बल्कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ट्रीटीज़ करता है टू हेल्प दीज नेशंस। तो अगर हम कंक्लूजन भी माने, तो देखो, एक तरीके का ये अध्ययन है,
और ये एक तरीके का पहलू है कि हमें कैसे लोगों को एक तरीके से संगठित करके रखना है। तो शांति के मार्ग में बहुत सी एक तरीके से डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन हमें नस्ल सहार, जो हम स्लेवरी कहते हैं, आतंकवाद, पूर्ण युद्ध, फिर से थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, इनके लिए बस एक ही एग्जिस्टेंस है, वो भी है टू कीप अ पीस ट्रीटी इन अ पीसफुल इन्वायरमेंट। थैंक यू।